हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे। और हिंदी का पेपर आप सभी का हो चुका है और ये रहा आपका हिंदी का सॉल्यूशन। तो पेपर को देखते हुए ये तो समझ में आ गया है कि पेपर बहुत ही इजी आया है। पेपर का जो लेवल है वो बहुत ही इजी आया हुआ है और आप लोगों ने आराम से पेपर कर लिया होगा। तो बहुविकल्पी का जो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्न को हल करेंगे। तो ये जो पहला क्वेश्चन है ना, ये मैंने आपको यानी आपने हर जगह पढ़ रखा होगा, ऐसा नहीं कहेंगे कि जो हमने पढ़ाया है वही आया है। बात ये है कि आपने जब जीवन परिचय पढ़ा था, कवियों के जीवन परिचय के बारे में जब हमने पढ़ाया था आपको, तो वहां पे बिहारी लाल जी का जब हमने जीवन परिचय पढ़ा, तो वहां पे ये वाला आपका दोहा है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली ही स्यो विंध्यो, आगे कौन हवाला। ये जो दोहा है ना, इस दोहा को आपके बिहारी लाल जी ने लिखा है। ठीक। अगला है विनय पत्रिका की भाषा है। तो जो विनय पत्रिका है ना, ये इसकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। अगला प्रश्न है बांस शब्द है। तो जो बांस शब्द है ना, ये आपका तद्भव शब्द है और बांस का तत्सम शब्द आपका वंश है। ठीक है। अगला प्रश्न है मुंशी प्रेमचंद्र की वह रचना जो अधूरी रह गई। ये तो आपको याद है कि ये कौन सा है, मंगल सूत्र है। ये क्वेश्चन पूर्व और उत्तर दिशा का कोना के लिए एक शब्द, ये भी प्रीवियस ईयर से पूछा है, तो ईशान है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है महादेवी वर्मा जी की चार कृतियों का नाम बताइए। तो कौन कौन सा हो जाएगा, ये भी आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है। निहार हो गया आपका, रश्मि हो गया आपका, निर्जा हो गया और आपका कौन सा हो गया, चौथा आपका सांध्य गीत हो गया। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपने ना पढ़ रखा हो, है ना। सब कुछ नोट्स में आपको पढ़ाया गया है। अगला है आसक्त और उन्नति का विलोम शब्द बताइए। तो आसक्त का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा अनासक्त। ठीक है। कहीं कहीं पे अनासक्त होता है, कहीं कहीं पे विरक्त होता है, जो आपको इजी लगा होगा। अगर आपने दो में से एक लिखा है तो बिल्कुल सही है। और उन्नति का जो है विलोम, वो आपका हो जाएगा अवनति। उन्नति का क्या हो जाएगा, अवनति हो जाएगा। तो बहुत इजी पूछा है। अगला आपसे कह रहा वाक्य के भेदों के नाम बताइए। ये क्वेश्चन पता है आपसे, ये क्वेश्चन पूछा था पिछली बार लघु उत्तरी प्रश्न में, लेकिन इस बार आपसे पूछ लिया अति लघु उत्तरी में। तो वाक्य के दो भेद होते हैं, एक तो रचना के आधार पे और दूसरा है आपके अर्थ के आधार पे। रचना के आधार पे तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। और जो अर्थ के आधार पे होते हैं वो आपके आठ प्रकार के होते हैं, है ना। आठ प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, वही विधि विधानवाचक, निषेधवाचक, है ना। और आपका कौन सा, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक। ये सारा चीज आपको पढ़ाया गया था। और आप अगर इसको आराम से लिखे भी होंगे तो एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा। अगर आपने इतना भी लिखा है कि वाक्य जो है रचना के आधार पे तीन प्रकार का होता है, सरल, संयुक्त और मिश्रित। और अगर आपने अर्थ के आधार पे लिखा है, आठ प्रकार के होते हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञार्थक, प्रश्नार्थक, विस्मयादिबोधक, इच्छावाचक, संदेशसूचक, संकेतार्थक। ये आठ है। ठीक है। अगर आपने एक भी लिख दिया तो एक नंबर में इतना बहुत इनफ है। अगला प्रश्न है अर्थ के आधार पर शब्द के भेदों का नाम लिखिए। अर्थ के आधार पर शब्द आपके दो प्रकार के होते हैं। सब कुछ आपको जब हमने कल परसों आपको नोट्स से भी रिवीजन करा दिया था इसीलिए, और आपके प्रीवियस ईयर का भी करा दिया था। तो अगर हम बात करें अर्थ के आधार पे जो शब्द होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, सार्थक होता है और कौन सा होता है, दूसरा आपका निरर्थक होता है। क्या होता है, निरर्थक होता है। ठीक है। अगला देखिए आपसे ये जो क्वेश्चन पूछा है ना, मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में बहुविकल्पी में पूछा था और आपको याद होगा कि खड़ी बोली। कौन सी, खड़ी बोली, है ना। मानक हिंदी की जो मूल आधार है वो कौन सी बोली है, आपकी खड़ी बोली। ठीक है। चलिए अगला आपसे कह रहा है, अगला आपसे क्या कह रहा है, तकदीर खुलना।
इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो तकदीर खुलना का अर्थ होता है सफलता मिलना, है ना? सफलता मिलना भी हो सकता है। और आपका क्या हो सकता है? ये भी हो सकता है अच्छे दिन आना, है ना? तकदीर खुल गई हमारी, यानी हमारे अच्छे दिन आ गए। या फिर आप ये भी कह सकते हैं भाग्य साथ देना, ठीक है? यानी आप अगर इन तीनों में से कोई भी लिखे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला है जीवनी और आत्मकथा में 100 उदाहरण अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन जो है हमने नोट्स में पढ़ रखा है कि जीवनी और आत्मकथा क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, जीवनी किसी व्यक्ति के जीवन पर जब कोई दूसरा व्यक्ति लेख लिखता है उसको हम क्या कहते हैं? जीवनी कहते हैं, है ना? जीवन के बारे में लिखने वाले लेखकों को जीवनी लिखने के लिए सामग्री एकत्रित करनी पड़ती है और उसके जीवन के बारे में खोजना पड़ता है, ठीक है? और आपका जो है जीवनी का उदाहरण क्या हो जाएगा? किसी भी एक लेखक ने जो जीवनी लिखी है उसके बारे में आप आराम से लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल गया होगा। और मुझे पता है कि आप लोगों ने इस पे अच्छे से अपना लिखा होगा, है ना? चलिए, ध्यान दीजिएगा, जैसे मुंशी प्रेमचंद्र की हो गई, महादेवी वर्मा जी की यामा हो गई, ये सभी हो गया। अगला है आत्मकथा। तो आत्मकथा क्या है? व्यक्ति के द्वारा स्वयं के जीवन के बारे में लिखना आत्मकथा कहलाती है। आत्मकथा अधिक विश्वसनीय होता है क्योंकि लेखक घटनाओं के बारे में स्वयं जितना जानता है उतना कोई व्यक्ति नहीं जानता है। आत्मकथा क्या होता है? व्यक्ति स्वयं के द्वारा स्वयं के बारे में जब लेख लिखता है उसको हम आत्मकथा कहते हैं। ठीक है? आत्मकथा आपकी आत्मिक आत्मनिष्ठ होती, जैसे सुमित्रानंदन पंत जी की आत्मकथा। ठीक है? इतना समझ में आया? अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर क्या है? तो ये देखिए, आपका लोकोक्ति और मुहावरा ये भी आपका प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। तो मुहावरा का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, लेकिन लोकोक्ति का स्वतंत्र प्रयोग होता है। मुहावरा आपका वाक्यांश है, लोकोक्ति आपका वाक्य है, ठीक है? मुहावरा लाक्षणिक अर्थ देने के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन जो लोकोक्ति होता है इसका प्रयोग प्रायः अप्रस्तुत व्यंजना के लिए होता है। मुहावरा फल से संबंध नहीं रखता है, लेकिन लोकोक्ति फल से संबंध रखता है। मुहावरा का आप जो है एक एग्जाम्पल ले सकते हैं अंगूठा दिखाना, और लोकोक्ति का अर्थ एक एग्जाम्पल हो सकता है आम के आम गुठलियों के दाम, ठीक है? और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप लोगों ने पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व किया होगा क्योंकि क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, स्वतंत्र लेखन का अभ्यास करते समय आपको किन दो बातों का, दो बातें कही गई है तो आपको दो ही बातें लिखनी है, जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा लिखिए, है ना? तो बहुत सारी चीजें हैं, आपको याद होगा कि जब भी हम स्वतंत्र लेखन लिखे तो उसमें हम जो है ऐसी भाषा का प्रयोग करें जो बिल्कुल सटीक हो, पढ़ने में आसानी हो, है ना? शब्दों का हम चयन सोच समझ कर करें, है ना? छोटे छोटे वाक्य पैराग्राफ में लिखें, और जिस भी विषय पर हम स्वतंत्र लेखन लिख सक रहे हैं उसी विषय पर लिखें। उस विषय से हम बिल्कुल भटके ना। जिस भी विषय के बारे में हम स्वतंत्र लेख लिख रहे हैं उसकी जानकारी को हम पूरा वहां पे लिखें। जैसे अब महाकुंभ पे आपसे दे दिया, तो महाकुंभ के बारे में आपको जो भी लिखना है उसी के विषय पर लिखना है ना? जो भी आपको लिखना है बिल्कुल सटीक चीजें लिखनी है, ठीक? चलिए अगला है आपका मौन वाचन किसे कहते हैं, और मौन वाचन की विशेषताएं बताइए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। मौन वाचन आप लोगों को बहुत पता ही है कि मौन वाचन वह पठन होता है जिसमें लिखित सामग्री को बिना आवाज किए हम मन में पढ़ते हैं, वो आपका मौन वाचन कहलाता है। और भाषा शिक्षण में जो मौन वाचन की विशेषता है वो क्या है? मौन वाचन करने से पढ़ने की गति में तीव्रता आती है, तथ्य को याद करने की क्षमता का विकास होता है, विद्यार्थियों के शब्द और शुक्ति भंडार में वृद्धि होती है, कक्षा में शोर नहीं होता, छात्रों को थकान कम होती है, और कक्षा में विद्यार्थियों को लिपि का स्पष्ट ज्ञान कराना होता है, ठीक है? और मुझे पता है आप लोगों ने बहुत अच्छे से आंसर लिखा ही होगा। चलिए आते हैं अगला। अगला है आपका महाकुंभ पर, है ना? अगला आपका है महाकुंभ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। तो महाकुंभ के बारे में तो क्या ही बताना है, यहाँ पे आपको जो चीजें पता होंगी आपने लिख ही दिया होगा कि महाकुंभ मेला एक धार्मिक आयोजन है ना? जो कि प्रत्येक 12 वर्ष के
अंतराल में जो है ये लगता है। अभी महाकुंभ 2025 आयोजित किया गया था हमारे प्रयागराज में। संक्षिप्त लिखना है यानी शॉर्ट में लिखना है। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने लिख ही दी होंगी। अगला है हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो जो हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन की प्रक्रिया है वो क्या है कि मूल्यांकन की सहायता से अध्यापक बच्चों की रुचि, योग्यता, क्षमता, व्यक्तित्व, सामर्थ्य, कमियों को पहचानते हैं और उनका उचित मार्गदर्शन करते हैं। मूल्यांकन शिक्षा के सुधार और गुणवत्ता उन्नयन में सहायक होता है। मूल्यांकन शिक्षण के उद्देश्य को स्पष्ट करता है और छात्रों को अध्ययन के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। मूल्यांकन के द्वारा कक्षा शिक्षण में सुधार लाया जाता है और अध्यापक को अपनी कमी ज्ञात हो जाती है, जिससे वह अपने शिक्षण को क्या करता है, अधिक सुसंगठित बनाता है। बहुत ईजी आया है, आप अपने शब्दों में आराम से बना के लिखे होंगे, इतना तो मुझे आप लोगों के ऊपर भरोसा है, क्योंकि आप लोगों ने आंसर भी अच्छे से हर क्वेश्चंस के दिए हैं और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आउट ऑफ सिलेबस आया हो। और महाकुंभ के बारे में आया है तो महाकुंभ से सभी परिचित होंगे और इस पे अपने संक्षिप्त लेख अच्छे से लिख दिया होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है विराम चिन्हों का महत्व स्पष्ट करते हुए किन्हीं 4 विराम चिन्हों के नाम लिखिए। आपको बस क्या करना है, विराम चिन्ह का क्या महत्व है ये बताना है और 4 विराम चिन्हों का नाम लिखना है। यहाँ पे आपको परिभाषा और जो है परिभाषा और आपको जो है मतलब कि उदाहरण नहीं देना है, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है, विराम चिन्ह का क्या महत्व है इसको लिखना है और नाम लिखना है। तो देखिएगा, विराम चिन्ह का क्या महत्व है। 2 लाइन भी अगर आप लिखे होंगे महत्व पे तो बहुत है। 1 लाइन आपको महत्व पे मिल जाएगा और दूसरा आपको ये नाम पे मिल जाएगा। तो विराम चिन्ह का महत्व ये है कि विराम चिन्ह के द्वारा अच्छे से अर्थ स्पष्ट हो जाता है ना। जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं, हमने ये भी पढ़ा है कि रोको मत, जाने दो, है ना। एक इस तरह से कॉमा लगता है, इसका अलग अर्थ निकल जाता है। और एक होता है रोको मत, जाने दो। एक तो कह रहा है कि मत रोको मत, उसको जाने दो, और दूसरा का अर्थ निकल के आ रहा है कि रोको उसको मत जाने दो, है ना। तो विराम चिन्ह का पहला महत्व तो यही है कि अर्थ को स्पष्ट करता है, वाक्य में क्या लाता है, ठहराव लाता है ना, गति और जोर को भी दर्शाता है। ठीक है, बात आई समझ में। चलिए, ये हो गया इसका। और विराम चिन्ह आप लिख सकते हैं पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक और आपका विस्मयादिबोधक। ये आपके 4 विराम चिन्ह हैं। है तो बहुत सारे, आपको 4 लिखना है। तो ये रहा आपका हिंदी का पेपर जो कि बेहद सरल है। कहीं से भी कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप ना कर पाए हो, है ना। तो ये रहा, अभी हम लोग संस्कृत का पेपर भी सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए, फिर मिलते हैं अब हम लोग संस्कृत के क्लास के साथ। ओके, थैंक यू।